हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू लर्न विद मी। आज हम करने वाले हैं अपनी ग्रेड 8 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसकी हम समरी लिखना सीखेंगे। साथ में समरी लिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? नंबर 1, हम इससे अपनी स्टोरी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और स्टोरी का जो जिस्ट है, जो मेन मेन पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको हटाते हुए स्टोरी के मेन पॉइंट्स को हम कैसे अपने आंसर्स में इंक्लूड करें, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। दूसरा, हम आंसर को इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में कोई भी आंसर्स को लिखना सीखने में समरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इन्हीं में से कुछ लाइंस को लेकर अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंग्लिश लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्रोसेस को यूज करते हुए सिंपल इंग्लिश, यानी कि बहुत ही सिंपल एक ही टेंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत इजीली अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। समरी से ये भी फायदा होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आंसर नहीं आ रहा है तो आप समरी से रिलेवेंट लाइंस को लेकर, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं पर कुछ कुछ मैच होती हुई लाइंस को लेकर आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, सो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं जब हम समरी लिखना सीख रहे हैं। ये जो क्लास रहेगी ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए रहेगी, जिनको इंग्लिश बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेते हुए करेक्ट सेंटेंसेस से अपने समरी को या अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। है ना? तो हम बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल इंग्लिश रखेंगे इसमें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपना लेवल लेवल हम डेफिनेटली एनहेंस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हुए समरी लिखना सिखाती हूँ, क्योंकि इसमें हैबिचुअल एक्शंस या रिपीटेड एक्शंस की बात की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम कोई भी स्टोरी को रिटेल करते हैं या समराइज करते हैं, उसमें ये टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी स्टोरी को रिटेल कर रहे हैं या समरी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेंस उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन हमारे लिए क्योंकि ये लिखना बहुत इजी है, इसलिए हम एक टेंस को यूज करते हुए सबसे पहले, जब हम बिगिनर्स हैं तो इसको यूज करते हुए हम समरी को लिखना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सबसे पहले तो स्टोरी जो है, जो भी हम लिखने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके इवेंट्स पता होने चाहिए। बशर्ते कि आपको कोई बात नहीं, चाहे आपको हिंदी में ही पता हो, लेकिन आपको स्टोरी में क्या क्या हुआ, उसके इवेंट्स क्या है, मेन मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो अगर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की अगर आपको समरी ऑलरेडी नहीं पता, यानी आपको चाहे हिंदी में ही आपको स्टोरी बिल्कुल नहीं पता, क्या कैरेक्टर्स थे, क्या क्या हुआ था इसमें, तो आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए। इसी चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन इस द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को समझाया है। उसके बाद आप आकर ये वाली वीडियो देखिए, तभी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, हमने बात की कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में भी हमने बात की कि समरी राइटिंग के लिए ये सबसे ज्यादा इजी और इम्पोर्टेंट एक टूल मान सकते हैं आपको। तो चलिए, शी वर्क्स इन अ स्कूल हमारे पास पहला सेंटेंस है ना? एक क्विक रिवीजन है, आपको डिटेल में देखना है तो समरी कैसे लिखी जाए इसकी भी एक क्लास इस चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम बहुत ही क्विक रखेंगे, हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में बात करने के लिए। इसको डिटेल में अगर समझना है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे लिखा जाता है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, शी वर्क्स इन अ स्कूल, वो स्कूल में काम करती है। राइट, अब नेक्स्ट है हमारे पास दे वर्क इन अ स्कूल, वो स्कूल में काम करते हैं। नेहा वर्क्स इन अ स्कूल, नेहा स्कूल में काम करती है। राइट, नाउ वर्क हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड, यानी कि एक वर्ब है। यहाँ पे वर्क लिखा, यहाँ पे वर्क्स लिखा, यहाँ पे वर्क्स लिखा, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। मैंने आपको किस तरह याद कराया हुआ है, देखिए यहाँ पर एस आ रहा है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, शी एक ही लड़की की बात हो रही है, तो शी तो सिंगुलर किससे स्टार्ट होता है? एस से ना। तो इसके भी लिए हम उसमें भी जो हमारे पास वर्ब होगा उसके एंड में भी एस लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, वर्क, दे वर्क, क्या ये सिंगुलर है? दे तो बहुत सारे लोग हैं, एक से ज्यादा है कम से कम, तो यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, ये तो एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, दे प्लूरल है ये तो। चलिए, नेहा, नेहा एक ही लड़की की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर है, तो चलो हम इसके वर्ब के आगे भी एक एस लगा देते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया, नेहा वर्क्स इन अ स्कूल। ये एक क्विक रिवीजन है, डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रेजेंट सिंपल के कुछ और एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं की कोशिश करते हैं। शी लाइक्स एप्पल्स, अभी तक आप समझ गए होंगे। शी यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि यहाँ पर एस लगा दिया। शी लाइक्स एप्पल, वो एप्पल्स पसंद करती है। वी प्ले फुटबॉल, प्लेस क्यों नहीं आया, वी तो एक से ज्यादा लोगों के लिए कहा जाता है इसलिए प्ले ही रखेंगे। ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है, वो एक बुक पढ़ता है, तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने एस लगा दिया। क्यों, एक ही लड़के की बात हो रही है जो कि है सिंगुलर, तो चलो यहाँ पर भी हम एक एस लगा देते हैं। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, है ना, सिंगुलर तो नहीं है तो प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। राइट, तो ये हुआ बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस में। चलिए एक बार प्रोनाउंस पे भी नजर डाल लेते हैं। प्रोनाउंस पे एक बार नजर डालेंगे। यहाँ देखिए, सिंगुलर, मैंने जैसे आपको बताया सिंगुलर जब वर्ब होगी तो हम ऐसे एस को लगाएंगे क्योंकि वो एस से स्टार्ट होती है, ऐसे याद रखेंगे। प्लूरल होगी तो हम बेस फॉर्म ही रखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब सिंगुलर हैं कौन कौन से अगर आपको जानना है तो ही, शी, इट, नेम, या कोई रिलेशन जो सिंगुलर हो, है ना, जैसे कि मदर, फादर, रिलेशन सिंगुलर है। नेम, कोई सिंगुलर नेम जैसे कि नेहा, बबीता, है ना, सिंगुलर नेम है। आई, वी, यू, दे, नेम। रिलेशन जब प्लूरल हो, नेम जैसे नेहा एंड सीमा कह दिया मैंने, दो लोग हो गए ना, प्लूरल बन गए। और अगर मैंने रिलेशन को कर दिया पेरेंट्स, है ना, या मदर एंड फादर, दो लोग हो गए रिलेशन में, तो प्लूरल बन गया। तो इसमें आपको पता है कि एस या एस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होता तो सिंगुलर तो एस से स्टार्ट होता है, तो एस से स्टार्ट होता है तो हम वर्ब के एंड में भी एस लगा देते हैं, ऐसे हमें याद रखना है। दिस इज योर बेसिक रूल। पोजेशन जब भी हो, यानी कोई चीज किसी के पास हो, लाइक आई हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, किसी के पास पेन है, उसके पास क्या है, पेन है। राइट, सो आई हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, हैव और हैज कैसे लगाया जाए। चलो यहाँ पर हैज है, हैज का मतलब यहाँ पर नीचे एस आ रहा है एंड में, एच ए एस, हैज। राइट, यहाँ पर एस आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर भी एस से स्टार्ट होता है ना, सिंगुलर के साथ एंड में एस वाला वर्ड आएगा। प्लूरल के साथ, प्लूरल में तो एस में एंड, एंड से एंड तो एस से नहीं हो रहा है। राइट, तो प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे। राइट, तो ये भी हमारे लिए बहुत इजी है याद करना। आप इसी तरह से बहुत इजीली याद रख सकते हैं कहाँ पे हैज हैव लगाया जाए, कहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाया जाए, कहाँ पे नहीं लगाया जाए। ये तो प्यारे बच्चों हुआ बहुत ही क्विक रिवीजन। अब हम जल्दी से आ जाएंगे अपनी समरी पर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो, जब लास्ट क्लास भी जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था समरी राइटिंग में, तो आपको बताया था पहले भी कि जब भी हम समरी लिखें, हम नोट्स का सहारा जरूर लें, इससे कि हमारा जो है दिमाग में ट्रैक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर रहता है कि पहले क्या हुआ स्टोरी में, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। राइट, और समरी से ये भी फायदा है, नोट्स बनाने से ये भी फायदा है, मान लीजिए अपने दिमाग में स्टोरी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसको ऊपर नीचे बाद में ठीक कर सकते हैं। फाइनल सेंटेंसेस बनाने से पहले हम उस अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि वो वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी लेकर, एंट एंड द ग्रास हॉपर वाली स्टोरी लेकर मैंने आपको समझाया। ये हमारी स्टोरी क्योंकि ग्रेड 8 की स्टोरी है, आपकी ग्रेडेड स्टोरी है, तो ये डेफिनेटली लंबी स्टोरी है, इसमें नोट्स पॉइंट्स भी बहुत सारे बनेंगे, इसमें समरी पॉइंट्स भी फिर बहुत सारे बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली इस वीडियो को देखना होगा और धीरे 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 आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना चाहिए कि ताकि आप साथ में मेरे नोट्स को बनाते रहें, वीडियो को पॉज करते रहें बीच बीच में और साथ में नोट्स को बनाते रहें, एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझते रहें। आपको यकीन मानिए, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर हिंदी में स्टोरी पता है, दैट्स इनफ। हम बहुत सिंपल वर्ड्स को यूज करते हुए समरी बनाना सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आप इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। हम समरी बनाना इसलिए सीख रहे हैं ताकि पूरी ही स्टोरी कवर हो जाए उसमें, आप उसमें से कोई भी पार्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा गया वो लेके आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले तो हम नोट्स में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सबसे पहले आप ये लिखिए कि स्टोरी किस बारे में है। राइट, तो चलिए इसके इस स्टोरी के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। अगर आपने ये अभी तक आपको स्टोरी नहीं पता है तो प्लीज सबसे पहले जाके स्टोरी वाली वीडियो देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो समझिए। आपको समरी समझ में नहीं आएगी क्योंकि समरी में हम उस स्टोरी को ही छोटा करके लिख रहे हैं। राइट, तो स्टोरी को देख कर आइए, इसको पॉज कर दीजिए, स्टोरी को देखकर वापस आइए, फिर ये वीडियो देखिए। मैं बहुत क्विकली बहुत छोटे से तरीके में आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हूँ, डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राइट, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड में थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए कि दो देशों के बीच में एक वॉर हो रही है। 1914 में ये वॉर हुई थी, ब्रिटेन के बीच में और जर्मनी के बीच में ये वॉर हो रही है। और वक्त आ गया है किसका,
क्रिसमस का, तो दोनों जो आपस में सरहद के इस पार उस पार खड़े थे, लड़ाई कर रहे थे, वो फाइनली एक साथ उस दिन आ जाते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, दोनों दुश्मन की सेना। तो एक इंसान है जो कि ब्रिटिश ऑफिसर है, वो अपनी वाइफ को लेटर लिख के ये बता रहे हैं इस यूनियन के बारे में, इस खूबसूरत लम्हे के बारे में कि हमने एक दिन दुश्मन सेनाओं ने कितना अच्छे से बिताया। और फिर हम जानते हैं कि जो उनकी वाइफ होती है कौनी, उनकी भी अभी प्रेजेंटली क्या दुर्दशा चल रही है, किन हालातों में है वो। एक ये जो लेटर वो लिख रहे थे वो एक्चुअली बहुत सालों बाद एक इंसान को मिलता है एक पुराने ड्रॉर में, और वो लेटर वो उनकी बीवी तक पहुंचाने जाते हैं, तो तब उन्हें पता चलता है कि किन हालातों में उनकी बीवी रह रही हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट मेनली। डिटेल में जानने के लिए जैसे मैंने कहा वीडियो देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यही लिखा करें कि दिस स्टोरी इज अबाउट, राइट। तो हम यहाँ तो हम नोट्स बना रहे हैं, यहाँ तो हम तो छोटा अपने अपने आप को याद करने के लिए बस लिख रहे हैं, तो ना हम लिख लेंगे अबाउट ब्रिटेन एंड जर्मन वॉर। राइट, अबाउट ब्रिटेन एंड जर्मन वॉर किसके बारे में, ब्रिटिश और जर्मन की वॉर के बारे में है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आप इसको ऐसे करेंगे कंप्लीट, दिस स्टोरी इज अबाउट ब्रिटेन एंड जर्मन वॉर इन 1914। हम चाहें तो इसको सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी डिफिकल्ट वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, हम बहुत बिगनर्स के लिए ये बात कर रहे हैं। अबाउट ब्रिटेन एंड जर्मन वॉर, ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट ब्रिटेन एंड जर्मन वॉर इन 1914। ठीक है, ये लाइन आपकी कांस्टेंट रह सकती है जब भी आप समरी लिखें या कोई आंसर्स को फ्रेम करें, राइट। तो जैसे कि एंट एंड द ग्रास हॉपर के बारे में बात कर रहे हो, तो आप लिख सकते हैं दिस स्टोरी इज अबाउट एन एंट एंड अ ग्रास हॉपर, द स्टोरी इज अबाउट हार्ड वर्क। ठीक है, तो किस बारे में है ये आप उस लाइन से शुरू कर सकते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया अबाउट ब्रिटेन वॉर। अब शुरू कहाँ से होती है कि एक इंसान को ना एक ड्रॉर मिलता है, मैन फाइंड्स ओल्ड ड्रॉर, एक ड्रॉर मिलता है उसको, तो हम ये लिख सकते हैं अ मैन फाइंड्स एन ओल्ड ड्रॉवर ऑन क्रिसमस ईव। तो कब मिलता है, क्रिसमस ईव, ईव का मतलब होता है उससे जस्ट पुरानी जो क्रिसमस आने वाला है उससे जस्ट पहले वाली रात होती है तब मिलता है उसको, पहले वाली उससे पहले वाले दिन में मिलता है उसको, राइट। ओल्ड ड्रॉर मिलता है उसको कब, क्रिसमस ईव पर मिलता है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में अपने दिमाग को बस याद कराने के लिए कि अच्छा इस ये था अगला पॉइंट, इसलिए हम लिख रहे हैं, बाकी हम उसको डिटेल में समरी के तौर पर हम कंप्लीट सेंटेंस उससे बाद में बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड्स मैंने यूज किया है, फाइंड्स अ मैन। रिमेंबर मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था, फाइंड्स हमने एस का यूज क्यों किया, क्योंकि सिंगुलर है, आ मैन, एक में इंसान की बात हो रही है, फाइंड्स। इंटरेस्टिंगली इस इंसान का हमें स्टोरी में नाम नहीं बताया हुआ है, तो हम इसको अ मैन ही मानेंगे, एक स्ट्रेंजर है जिसको मिलता है और उसका इतना काम भी नहीं है स्टोरी में, राइट। अ मैन फाइंड्स एन ओल्ड ड्रॉवर ऑन क्रिसमस ईव। ड्रॉर के अंदर क्या था, एक ड्रॉर के अंदर क्या था, सीक्रेट लेटर। ड्रॉर के अंदर क्या है, सीक्रेट लेटर है। तो आप इसको बड़ा करके कैसे लिखोगे, देयर इज मैं आपको वॉज वगैरह, हम पास्ट टेंस बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जितना हो सके हम अपनी समरी को कंप्लीट कर लें, जब हम और टेंसेस सीखेंगे तो और इम्प्रूव करने की जरूरत करेंगे, पर ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है जिस तरीके से हम सीख रहे हैं, और इसमें मिनिमम एफर्ट है क्योंकि अभी हम बिगनर्स हैं, राइट। देयर इज अ हिडन, या फिर आप लिख सकते हैं सीक्रेट लेटर इनसाइड द ड्रॉर। इजी है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो डिफिकल्ट हमने यूज किया हो। देर इज अ सीक्रेट लेटर इनसाइड द ड्रॉर, ठीक है।
हु इज राइटिंग द लेटर टू हुम, ये क्वेश्चन आता भी है, और ये 1-2 नंबर के उसमें आता है कि आप बताइए कौन किसको लेटर लिख रहा था। ठीक है, तो आपको ये तो याद करने पड़ेंगे थोड़े से कि कौन किसको लिख रहा था। जिम मैक पर्सन टू, कौन किसको लिख रहा था? जिम मैकफर्सन वॉज राइटिंग टू, जिम मैकफर्सन ये लेटर लिख रहा है किसको? वाइफ, वाइफ का नाम क्या है? कॉनी। तो जिम मैकफर्सन वॉज राइटिंग दिस लेटर टू कॉनी। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते, जिम मैकफर्सन writes this letter to his wife कॉनी, है ना? अब देखो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले जो काम को कर रहा है, जिम मैकफर्सन राइट्स, राइट्स मतलब राइट्स क्यों लगाया, राइट क्यों नहीं लगाया? अगेन जिम मैकफर्सन काम को करने वाला है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब हुआ कि हम राइट के साथ एस लगा देंगे, हमने सीखा था रिमेम्बर, एस लगा देंगे हम एंड में। राइट दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। हम इसे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना सकते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल सीख रहे हैं, तो प्लीज बेयर विथ मी, हम छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बेटर है, आप डेफिनेटली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टू हिज लवली वाइफ, टू हिज डियर वाइफ, ही वॉज मिसिंग हिज वाइफ, वट एवर, हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वेरी वेरी बेसिक, राइट बट करेक्ट, in correct English but in very basic English. Okay, Jim McPherson writes this letter to his wife Connie. डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब वर्ब को हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत बार हमारे क्वेश्चन में आता है कि डिस्क्राइब करो ये वो, है ना? या फिर डिस्क्राइब भी हम नहीं लिखना चाहते, हमारे लिए मुश्किल है, मान लीजिए जो लिख सकते हैं वो लिखिए डिस्क्राइब्स, जो नहीं लिख सकते आप लिख दो टेल्स अबाउट वॉर एंड क्रिसमस। टेल्स अबाउट वॉर एंड क्रिसमस, वो क्या बता रहा है उस लेटर में? वो बता रहा है कि आ, किस तरह ये वॉर चल रही है। आपको पता है किस किस के बीच में चल रही है? ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये वॉर चल रही है। और ये वॉर के बारे में क्या बता रहा है? टेल्स अबाउट वॉर एंड क्रिसमस के बारे में बता रहा है ना, दो चीजों के बारे में बता रहा है कि वॉर किस तरह चल रही थी, लेकिन क्रिसमस जब वहां पे हुआ तो कैसे मनाया गया, इनके बारे में वो बता रहे हैं। तो चलिए छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे। ही टेल्स हर about the war and the Christmas celebration. नहीं, he tells her about the war and the Christmas celebration. देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ी सी विकैबुलरी हम ये जानते हैं इसमें, अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है, कि सोल्जर्स को क्या बोला जाता है? टॉमी एंड फ्रिट्स। टॉमी हम बोलते हैं ब्रिटेन के सोल्जर्स को, और फ्रिट्स हम बोलते हैं जर्मनी के सोल्जर्स को। तो जो फ्रिट्स होते हैं, यानी कि जो जर्मन सोल्जर है, आप एग्जाम में जर्मन सोल्जर लिखेंगे तो भी अच्छा होगा, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, बट जो भी इन्होंने विकैबुलरी दी है तो हम अच्छा है कि हम उसको यूज करें ताकि हम इफेक्टिव हो जाए हमारा। वर्ड्स की स्पेलिंग भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, टॉमी एंड फ्रिट्स। तो जो फ्रिट्स होते हैं जर्मनी वाले, उन्होंने क्या किया था, ये एक भाईचारे का प्रतीक है, उन्होंने हाथ बढ़ाया था पहले कि चलो साथ में मिलके हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने वो आ गए थे उनकी तरफ, जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे उनकी तरफ आ गए थे, फिर उन्होंने बहुत नाच गा के मजे करके उन्होंने क्रिसमस मनाया था। टेल्स हर अबाउट द वॉर एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन। अब हम दुश्मन को जानते हैं क्या क्या कहते हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सिंपल यूज करना है, तो हम एनिमी, है ना? तो हम लिख सकते हैं कि टू एनिमी टीम्स सेलिब्रेट टुगेदर, है ना? आप यहाँ लिख दो, ही टेल्स हर हाउ टू एनिमी टीम्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, टॉमी एंड फ्रिट्ज
सेली सेलिब्रेट सेलिब्रेट है ना। उस साल उन्होंने कैसा क्रिसमस बनाया, तो ये वो बता रहे। देखो हम सेलिब्रेटेड वगैरह, हम इसको पास्ट में भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अपने नहीं सीखी है। ही टेल्स हाउ टू एनिमी टीम सेलिब्रेट क्रिसमस दैट ईयर, उस साल कैसे मनाया। चलो, है ना, तो हम इसको सेलिब्रेटेड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको वैसे भी रख सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक, सेलिब्रेटेड क्रिसमस दैट ईयर। चलो आगे, अब क्या हुआ। दे एट ईट ड्रिंक सिंग प्ले फुटबॉल he also tells about he also tells that they, है ना। अब वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत फन किया। they had lot of fun, eat drink eat drink singing, यहाँ क्या रह गया, eat drink sing, सिंगिंग भी लिख सकते हैं, सिंग सिंग प्ले फुटबॉल, है ना। या फिर आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। they had a lot of fun together। देखो बेटा, वैसे इसमें पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए कि दे प्लेड टुगेदर, दे एट, दे ड्रैंक, दे sang, दे प्लेड फुटबॉल, right? But we are not using this because we don't know it, right? But if you write it this way, this is also absolutely correct। इसमें कोई भी डिफिकल्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख सकते हो, हमने उसको ब्रैकेट में डाल दिया। he also tells how they had a lot of fun, eat and play fun together, eat drink sing play football together, उन्होंने कैसे कैसे किया, right? अब उन्होंने क्या किया। अब हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। वो एक और चीज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है कि जो ये तो यहाँ के सोल्जर है ना, ये यहाँ के जिम मैकफर्सन जो थे, वो ब्रिटेन के ऑफिसर हैं, ठीक है। लेकिन उनको एक जो जर्मन के सोल्जर मिलते हैं, उनका नाम होता है हैंस वुल्फ। तो उनके भी बारे में बताता है। तो आप यहाँ पर खाली हैंस वुल्फ लिख लो ना, हैंस वुल्फ, ठीक है। यहाँ पर हम ही ऑल्सो tells her about German German officer Hans Wolf, राइट। हैंस वुल्फ के बारे में भी बताता है वो। चलो जी, और क्या बताता है। ये सारी बातें बता दी हमें। उन्होंने बहुत अच्छा केक खाया, बहुत सारे फन किए। देखो इन सारी चीजों के बारे में हमने बहुत डिटेल में लिखना है हमें। हालांकि वो तो उन्होंने बहुत डिटेल में उसमें दिया, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम तो समरी लिख रहे हैं ना, तो हम शॉर्ट में बताएंगे। हमने ईटिंग ड्रिंकिंग सब हमने एक साथ डाल दिया। हालांकि एक फुटबॉल मैच हुआ था, उसमें कैसे मैच हुआ, कौन जीता, कैसे उन्होंने एक दूसरे को चेयर अप किया, उतना डिटेल में हमें जाने की कोई भी जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये एक समरी है, ठीक है। उन्होंने ये जरूर लिखा, ऑल सोल्जर्स वांट पीस, सबको पीस चाहिए भाई, सबको सुख शांति चाहिए। ही एंड्स द लेटर से he ends the letter and says that all the soldiers want peace and end of war, है ना। इसमें कोई डिफिकल्टी, धीरे धीरे समझेंगे इसको।
ही एंड्स द लेटर, वो लेटर को खत्म करता है। एंड सेज, क्या कहते हुए, क्या कहता है, दैट ऑल सोल्जर्स वांट पीस, सारे सोल्जर्स को पीस चाहिए, सुख शांति चाहिए। एंड ऑफ वॉर, और जो वॉर है वो खत्म हो जानी चाहिए, ये चाहिए सारे सोल्जर्स को, और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हमारा 10th पॉइंट। ये थोड़ा सा लंबा होगा, ये समरी थोड़ी सी लंबी होगी, एंट एंड द ग्रास हॉपर जैसी नहीं, क्योंकि इसमें हमें बहुत डिटेल में बताना, इसमें हमें एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, जो आपकी ग्रेड वाली स्टोरीज होंगी वो थोड़ी सी लंबी ही होंगी। हम बहुत बहुत मेन पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हमें क्वेश्चन आंसर में सारा थोड़ी लिखना है, हमसे जो पूछा जाए हमें उस पार्ट के सेंटेंसेस को याद रखते हुए उनको यूज करना है, हमें सबको तो यूज भी नहीं करना, ठीक है ना। तो दोनों ने, दुश्मन सेनाओं ने साथ में मिलकर क्रिसमस मनाया। यहाँ पर हमने एंड किया था, यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कहाँ एंड हुआ, ऑल सोल्जर्स वांट पीस, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सारे सोल्जर्स को भाई क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सारे सोल्जर्स को सिर्फ पीस चाहिए, है ना। ऐसे वो लेटर को खत्म करते हैं। अब आप याद करो, ये लेटर किसी के हाथ में था, किसी को एक ओल्ड ड्रॉर में ये लेटर मिला था एक आदमी को, जिसके ऊपर कॉनी का एड्रेस भी लिखा हुआ। जब आप किसी को लेटर भेजते हो तो एड्रेस भी तो लिखा होता है ना, तो कॉनी का जो है ना लेट एड्रेस लिखा हुआ था उसमें। तो ये क्या सोचते हैं कि मेरे पास किसी का लेटर आ गया, चलो इतना इमोशनल लेटर है, मैं जाके ना इसको डिलीवर कराता हूँ। तो वो जो इंसान है जिसका हमें नाम नहीं बताया गया, वो कॉनी के घर जाता है जहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था। मैन गोज टू कॉनी, कॉनीज होम वगैरह हम अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम उसमें लिखेंगे जब हम पूरी समरी का पॉइंट लिखेंगे ना, हम क्यों नोट्स में लिखें। मैन गोज टू कॉनीज होम, लेकिन उसको क्या पता चलता है कि उसका घर बंद है, क्योंकि उसका घर जल चुका था हमारा, उसका घर जो है जल गया था। बट फाइंड्स हर होम वॉज बर्न्ट, वो वहां नहीं रहती है, शी डज नॉट लिव देयर। ठीक है, इजी सेंटेंस है, देखो। और डज नॉट भी हमने सीखा है, डू नॉट लगता है प्लूरल में, डज नॉट लगता है सिंगुलर में, ईएस हमने जोड़ दिया डू के आगे, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। एस से याद रखें, यहाँ पे भी एस और यहाँ पर भी एस, सिंपल है याद रखना। चलिए अगले में आ जाते हैं। नर्सिंग होम, कहाँ रहती थी अब वो, एक नर्सिंग होम में, क्योंकि कॉनी जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, तो वो एक नर्सिंग होम में रहती है। नर्सिंग होम वहां जहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल की जाती है, जिनका कोई भी नहीं होता है। आप एक वृद्धाश्रम की तरह भी समझ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि नाउ कॉनी लिव्स इन अ नर्सिंग होम, नर्सिंग होम। अब वो वहां जाता है, ही goes there to give the letter। आप एक सेंटेंस को एक बार देखेंगे, छोटा छोटा धीरे धीरे लिखा करो, बहुत लॉन्ग लॉन्ग तो सेंटेंस नहीं है। नाउ कॉनी लिव्स इन अ नर्सिंग होम, कहाँ रहती है, नर्सिंग होम में रहती है। हाँ, ही गोज देयर टू गिव द लेटर, ही गोज वो जाता है क्या करने, टू गिव द लेटर, लेटर को देने। अब बताओ क्या है बात। चलो वो लेटर को देने गया, जाता है, कॉनी की थोड़ी सी याददाश्त कम हो गई है ना, कॉनी बहुत बुजुर्ग हो गई है, तो हम लिख सकते हैं कॉनी ओल्ड वीक मेमोरी, कॉनी ओल्ड हो गई है, वीक मेमोरी हो गई है। कॉनी, अब इसका पूरा सेंटेंस करना कैसे बनाओ, कॉनी इज ओल्ड नाउ, उसके उसकी वीक मेमोरी है, शी हैज अ वीक मेमोरी, शी हैज अ वीक मेमोरी नाउ, कॉनी इज ओल्ड नाउ, है ना। या इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप अभी ऐसे भी कर दो, कॉनी इज ओल्ड एंड शी हैज अ वीक मेमोरी नाउ, उसकी एक वीक मेमोरी है। अच्छे वर्ड्स हम यूज कर सकते थे, लेकिन हम बहुत बेसिक यूज कर रहे हैं अभी, ताकि हम बस बेसिक लर्नर्स इसको यूज कर पाए। सो कॉनी ओल्ड है, उसकी मेमोरी जो है वो बहुत ही वीक हो गई है। इसके बाद हम क्या लिखें, कॉनी ओल्ड है, उसकी मेमोरी वीक हो चुकी है। अब कॉनी क्या करेगी कि
ही गिव्स लेटर, लेटर देगा भाई वो। ही गिव्स द लेटर। कौनी थिंग्स ही इज जिम। अब वो इतनी बूढ़ी हो गई है और वो जिम का इंतजार करती रही सारी जिंदगी, पर हमें ये पता चल रहा है, बताया नहीं गया है, लेकिन स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि वो सारी जिंदगी जिम का इंतजार करते करते एक पागल सी हो गई है, और अब वो ये समझ रही है कि लेटर लेके जो आया वो जिम है ना। तो वो थिंक शी थिंक्स सोचती है, देखो ऐसा लगा है क्योंकि कौन सिंगुलर है। शी थिंक्स ही इज जिम, सेज आई वेट। ठीक है, इतना ही क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं है। शी सेज आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग, मैंने कितने लॉन्ग तक टाइम तक वेट किया। नाउ यू आर फाइनली विद मी, बेस्ट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो क्या कहती है, क्योंकि आज जो ये लेटर देने आया ना, वो आज का दिन भी क्रिसमस है। रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि इसको ये जो डेस्क मिली थी जिसके अंदर लेटर था वो क्रिसमस ईव पर मिली थी। तो वो अगले दिन उसको लेटर देने गए, तो यानी क्रिसमस का दिन आ चुका है। तो वो कहती है कि ये तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हो गया। तो यानी कि दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द, और तभी इसका नाम रखा गया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हम इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते थे, लेकिन हम इतना ही छोड़ेंगे, बहुत बेसिक लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, शी सेज आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग, नाउ यू आर फाइनली विद मी, दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, है ना। और वो समझती हैं कि कौन आ गया है, फाइनली जिम मैकफर्सन जो उनके हस्बैंड है, जिनका बहुत सालों तक वेट किया, वो आ गए हैं। और वो फाइनली कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, है ना। तुमने मुझे सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा दे दिया, तुम खुद मेरे पास आ गए, तुमने कहा था कि तुम आओगे और तुम फाइनली आ गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत सालों तक इंतजार किया, लेकिन जिम मैकफर्सन कभी भी नहीं आए। तो इससे हमें पता चलता है कि शायद उनकी जो युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी और वो नहीं आए लौटकर, और उनको किस तरह से युद्ध के जो दुष्परिणाम होते हैं जिससे कितनी सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कितने लोग जाने वाले तो वो चले गए ऑलरेडी, जो उनके पीछे उनकी फैमिलीज है उनका क्या हाल होता है, तो ये थोड़ा सा हमें दिखाया गया है। चलिए, आई होप आपको समरी बहुत अच्छे से समझ में आई, और समरी राइटिंग जो हमने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश की वो आपको समझ में आई। आई होप इस टेक्निक को यूज करके आप अपनी समरीज जो हैं या अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत इजीली फ्रेम कर पाएंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको समझ में किस तरह से आया। आप नेक्स्ट कौन सी समरी है जो आप लिखना सीखना चाहेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद वन मोर लर्निंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से बहुत कुछ पता चलता है कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ करिए शेयर। आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।